नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शुक्ल है। आप सभी को वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ माइल्ड स्टील अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। मैंने अब ग्राफ निकाला यहाँ पर अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पर जो हमें बिहेवियर देखना है उसके पॉइंट्स है। अब देखिए, पहला पॉइंट है ये जो पॉइंट, ए पॉइंट इंडिकेट करता है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बी पॉइंट इंडिकेट करता है इलास्टिक लिमिट। सी अपर एंड पॉइंट, डी सी डैश लोअर एंड पॉइंट, और डी डी को हम बाद में देखेंगे क्या इंडिकेट करता है। ओके, फिर ई है अल्टीमेट पॉइंट एंड ई फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं एक एक पॉइंट से। पहले देखते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। अब देखिए यहाँ पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है कि जो ग्राफ है, एक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन। पहले जब मटेरियल जब आप टेस्टिंग के लिए लाते हो, यहाँ टेस्टिंग किस पे करते हो आप टेस्टिंग करते हो यूटीएम मशीन पे। ओके, एक माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील का आप कंप्रेशन कर रहे हो या टेंशन कर रहे हो, वहां पर आपको पहले ग्राफ में क्या दिखेगा। ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है कि जब आप लोड लगा रहे हो, लोड लगाते समय बॉडी ए पॉइंट तक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों भी सेम है, वहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं है। मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में, कर्व जो है स्ट्रेट लाइन में है, और स्ट्रेस इज डायरेक्टली स्ट्रेन। मतलब जितना उस बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, जितना उस बॉडी पे स्ट्रेन बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेस है, और जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन है। ओके, स्ट्रेन के साथ साथ स्ट्रेस बढ़ रहा है इन इक्वल अमाउंट। ओके, तो यहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये किसने बताया है? ये बताया है हुक्स लॉ ने। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ओके, कुछ कुछ किताब में आपको बताया होगा कि जो हुक्स लॉ है वो वैलिड होता है विद इन इलास्टिक लिमिट, बट वो कई कई जगह पर वो गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। ओके, तो यहां पर माइल्ड स्टील का क्या है कि ए पॉइंट तक ही हुक्स लॉ वैलिड है। ओके, कुछ किताबों में उन्होंने दिया है कि वो विद इन इलास्टिक लिमिट वो वैलिड होता है, बट एक्चुअली जो होता है माइल्ड स्टील का वो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, यही हुक्स लॉ उस तक ओ ए पॉइंट, ये जो पॉइंट है ओ ए, वही हुक्स लॉ है, ये पॉइंट तक ही हुक्स लॉ वैलिड होता है सिर्फ। ओके, ये बात दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हर वक्त एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हुक्स लॉ है वो कहां तक वैलिड है, तो हमें क्या बताना है, अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ओके, तो हुक्स लॉ ने क्या बताया कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जितना स्ट्रेन जा रहा है उतना ही इक्वल अमाउंट में स्ट्रेस बढ़ रहा है। ओके, ए पॉइंट तक। तो अब देखिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिखा। अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट को मैंने क्या यूज किया, ई क्या है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ डक्टिलिटी, या हम इलास्टिक मॉडुलस भी कह सकते हैं। ओके, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल, राइट। सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन। ओके, अब देखिए ये इक्वेशन कुछ इस तरह दिखता है। ओके, इस इक्वेशन की तरह देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू वाई, ई क्या बताता है, एम के बारे में, और एप्सिलॉन एक्स के बारे में। देखिए ये ग्राफ देखिए, हम ये ग्राफ देखते हैं एक्स एंड वाई। ओके, अब हमें क्या बताता है कि एक्स एंड वाई। अब देखिए ये कांस्टेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, हम जीरो लेते हैं तो सी। ओके, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ओके, अब ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हो, कभी आपको पता होगा, मतलब 10th में या 12th में आपको एक लाइन्स एंड इक्वेशन का एक चैप्टर था, तो वहां पर आपने देखा होगा 12th में लाइन्स एंड इक्वेशन का। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c जीरो भी हो सकता है, c इज कांस्टेंट। अब देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब ऐसा ही इक्वेशन ए दिख रहा है, तो इसी वजह से ये स्ट्रेट लाइन है। देखिए यहां पर ऐसे नहीं आया स्ट्रेट लाइन, इसके पीछे कुछ
मैथमेटिक्स होती है उसका ना, ये देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है एक्स एंड वाई के बीच में, राइट। तो ये ऐसा इक्वेशन ए दिख रहा है, तो इसकी वजह से ये, अब देखिए यम क्या है, यम इज इक्वल टू स्लोप, ओके। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यम स्लोप है, तो यहां पर ई क्या होगा, ये भी स्लोप होगा। स्लोप ऐसे इंडिकेट करते हैं, ओके, स्लोप ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये होगा यम, ये होगा ई, राइट। ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, ये ऐसा कैसे दिखता है, किसी इक्वेशन की तरह दिखता है, इस इक्वेशन की तरह। और ये इक्वेशन जो है ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की, तो इसी वजह से ये भी स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो हमने देख लिया प्रोपोर्शनली लिमिट। अब हम देखते हैं, इलास्टिक पॉइंट, ओके, इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट। अब इलास्टिक पॉइंट क्या कहता है, इलास्टिक पॉइंट बताता है कि अगर मैं लोड प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद भी अगर लोड लगाऊं, तो मेरा एक पॉइंट आता है कि वहां पर अगर मैं लोड वहां पर उस बॉडी के ऊपर जो लोड लग रहा है अगर छोड़ दूं, तो बॉडी रिगेन वो क्या करेगी, अगर मैं इलास्टिक, ये क्या है, इलास्टिक पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये पॉइंट है, और इसके बाद भी अगर मैं लोड लगाऊं, और एक ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा एक पॉइंट आता है कि वहां पर अगर मैंने उस बॉडी के ऊपर से लोड हटा दिया, तो बॉडी उसी कर्व को अटेम्प्ट करते हुए, उसी डायरेक्शन को अटेम्प्ट करते हुए ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब यहां पर अगर एक बॉडी है, इसकी लेंथ यल है, ओके, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, और जब आप उस पर लोड लगा रहे हो तो यल प्लस डेल्टा यल हो गया, ओके, उसकी लेंथ बढ़ी, और ए प्लस ए डेल्टा ए और ए माइनस डेल्टा ए, ओके। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ भी सकता है और छोटा भी हो सकता है, एक्चुअली वो छोटा ही होता है, राइट, ए माइनस डेल्टा ए। अब देखिए अगर मैं ई पॉइंट तक चला गया लोड दे देते, तो यल प्लस डेल्टा यल हो गया, मेरी कुछ डिफॉर्मेशन हुआ बॉडी में, एरिया कुछ घटा मेरा, ओके, एरिया में कुछ चेंजेस आए, ओके, डेल्टा ए इतना चेंजेस आए। अब एरिया किसका, क्रॉस सेक्शन का। अगर मैं यहां से लोड हटा दूं, इसकी बॉडी के ऊपर से लोड हटा दूं, तो ये एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा, एक्चुअल लेंथ और एक्चुअल इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया था वो अटेम्प्ट करेगा। मतलब यहां से डेल्टा एल हट जाएगा और इसके इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, जितना इसकी लेंथ थी वही वो फिर से अटेम्प्ट करेगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। जब मैं ई पॉइंट पे जाता हूं तो और लोड छोड़ देता हूं, तब वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, ओके। देखिए इलास्टिक पॉइंट, elastic point is a point where if we remove the load from the body, then it attempt the original position and original cross section area, okay, ये लिख लीजिएगा, राइट। इलास्टिक पॉइंट का मतलब ही क्या है कि उस बॉडी पे मैं लोड हटा दूं तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ओके, इलास्टिक पॉइंट। अब देखते हैं सी पॉइंट। अब देखिए सी पॉइंट, ओके, सी पॉइंट तक आते हैं। अब मेरी बॉडी, मैंने क्या किया, लोड लगाया, ए पॉइंट तक आ गया, और फिर मैंने क्या किया, कुछ एडिशनल और लोड दिया, ओके। अब मेरा यूटीएम मशीन क्या कर रहा है, उस पर यूटीएम मशीन क्या कर रहा है, लोड लगा रहा है बॉडी पे, राइट। अब यूटीएम मशीन ने क्या किया, इलास्टिक पॉइंट के बाद भी ले गया उसको, इलास्टिक पॉइंट के बाद। अब इलास्टिक पॉइंट के बाद क्या आ गया कि उस बॉडी में डिफॉर्मेशन होना शुरू हुआ, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊं, इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे आ गया हूं, सी पॉइंट पे आने के बाद अगर मैं लोड छोड़ देता हूं, उस बॉडी में से लोड रिमूव करता हूं, तो बॉडी उसकी इनिशियल पोजीशन पे आ नहीं रही है, ओके, उसकी बॉडी इनिशियल पोजीशन अटेम्प्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इससे क्या हुआ, इलास्टिक लिमिट के बाद अगर लोड लगाओगे तो क्या हो रहा है, ये एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब उसके बाद ये जब उस बॉडी को आप खींचोगे तो उस वहीं पर रुक जाएगी, मतलब यल प्लस डेल्टा यल ये लेंथ है, और इस लेंथ को अगर आप इलास्टिक लिमिट के बाद खींचोगे तो यल प्लस डेल्टा यल परमानेंट हो जाएगा, इसका इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा, ओके।
तो इसे कहते हैं हम अपर यील्ड पॉइंट, या यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ओके, प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन, राइट, सी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट पे, सी पॉइंट जो है वो हम डिजाइन में जो सी पॉइंट है इसे हम डिजाइन में यूज नहीं करते, क्योंकि ये अनस्टेबल इन नेचर होता है। देखिए अनस्टेबल, मैंने क्या कहा कि मैं यहां से अगर लोड छोड़ देता हूं तो इसके अंदर जो स्ट्रेन है इतना, इसे कहते हैं हम रेसिडुअल स्ट्रेन। ओके, इसे क्या कहते हैं हम? रेसिडुअल स्ट्रेन। रेसिडुअल स्ट्रेन मतलब बचा हुआ स्ट्रेन। अब ये इतना बचेगा ही, ये रिकवर नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। ये बॉडी वापस नहीं आ रही है, एल प्लस डेल्टा एल हो गया। अब इस बॉडी को, ये बॉडी हम डिजाइन में यूज नहीं करते, क्योंकि ये है अनस्टेबल इन नेचर, अनस्टेबल इन नेचर। ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पूछते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सी अपर यील्ड पॉइंट है, ये पॉइंट हम डिजाइन में क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि ये अनस्टेबल इन नेचर होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। ओके, इसका कोई मतलब ही नहीं है इस पॉइंट का। अब देखो, अब बात शुरू हो रही है इस सी पॉइंट के बाद। ओके, ये अपर यील्ड पॉइंट है, सी पॉइंट के अपर यील्ड पॉइंट है। अब सी पॉइंट के बाद एक्चुअली हमारे जो बॉडी में जो बिहेवियर शुरू होता है वो यहां से। ओके, ये सी पॉइंट के बाद ये एक्चुअल बिहेवियर। अब देखिए, जैसे जैसे उस बॉडी को आप खींचोगे, आप बॉडी को खींचोगे एट पर्टिकुलर एरिया, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, आप देखोगे कि उस बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, क्योंकि आप खींच रहे हो, खींचने की वजह से अंदर के मॉलिक्यूल जो है वो एक डिस्प्लेस हो रहे हैं ना, अंदर के मॉलिक्यूल्स। अब जैसे जैसे आप खींचोगे उस एरिया पे, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है? जो सारे मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से भागे जा रहे हैं। ओके, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। एटम में जो है, एटम क्या हो रहे हैं? फ्रीली मूव हो रहे हैं, थोड़े थोड़े एक दूसरे से ऐसे स्प्रेड हो रहे। ओके, एक दूसरे से भागे जा रहे हैं। अब उस भागने की वजह से क्या हो रहा है? फ्रिक्शन अंदर, जो उस बॉडी के अंदर उस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टकरा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? वो सारे मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं। उस भागने की वजह से क्या होता है? उनके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाता है। वो मटेरियल क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एटम्स होते हैं वो भागने शुरू करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट। तो उसकी वजह से वो जो मटेरियल है कमजोर पड़ जाता है। ओके, यहाँ पर ये मटेरियल क्या होता है? कमजोर पड़ने की वजह से उसके ऊपर जो स्ट्रेस था वो कम हुआ उस पॉइंट पे। ओके, उस पॉइंट पे स्ट्रेस कम हुआ। अब सी डैश, ये जो है ये एक्चुअल यील्ड है हमारा, वहां पर हम इसको हम डिजाइन में यूज करते हैं। एक्चुअली हम इस सी डैश को यूज करते हैं लोअर यील्ड पॉइंट को। ओके, तो यहां पर जो है सी डैश क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि स्टेबल इन नेचर होता है, यहां से हिलता नहीं है, वो स्टेबल हो गया यहां पर। अब इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भागने की वजह से, एक दूसरे को टकराने की वजह से वो ऐसे स्टेबल पोजीशन पे आ गए। और वहां पर उनको जैसे जैसे खींच रहा है, वहां का एरिया भी कम हो रहा है। जैसे जैसे एरिया कम हो रहा है, वहां का स्पेस भी कम हो रहा है। और स्पेस जैसे जैसे कम हो रहा है, वहां के एटम्स को भागने के लिए जगह नहीं मिल रही। अब जगह नहीं मिल रही तो एक दूसरे को टकरा के वहां पर एकजुट हो गए वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और यहाँ पर स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब मटेरियल खींचा जा रहा है, वहां का एरिया कम होता जा रहा है, वहां का स्पेस कम होता जा रहा है, एटम्स एक दूसरे को टकरा के एक जगह रुक रहे हैं। और सी डी पॉइंट ऐसा पॉइंट आता है कि वहां पर मटेरियल के सारे मॉलिक्यूल्स एक इकट्ठा आते हैं और वहां से वो हिलते नहीं है। अब वो इकट्ठा आ गए, मतलब ऐसे चिपक के बैठ गए वहां पर डी पॉइंट पे। ओके, डी पॉइंट पे। और यहाँ पर स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेन बढ़ रहा है, मटेरियल लंबा होता जा रहा है, खींचा जा रहा है। अब डी पॉइंट के बाद, डी पॉइंट पे सारे मॉलिक्यूल्स एकजुट आ गए और डी पॉइंट से हम और उसको लोड लगा रहे हैं, तो स्ट्रेन अब बढ़ता जा रहा है। अब स्ट्रेन के साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए, आपको लगता होगा कि सर यहाँ से एक ग्राफ नीचे कैसे आ गया, राइट। नीचे एक होता है ना दिमाग में कि नीचे कैसे आ गया ग्राफ। एक ग्राफ तो ऊपर बढ़ना चाहिए, स्ट्रेन के साथ साथ स्ट्रेस बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर ये
सी पॉइंट से सी डैश पॉइंट तक आता है, क्योंकि वहां के मोलिक्यूल्स बिहेवियर की वजह से, एटॉमिक जो एटम के मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बिहेवियर की वजह से यहाँ पर ग्राफ नीचे आता है, वहां पर कमजोर पड़ जाते हैं एटम्स। तो इसके बाद यहाँ पर स्ट्रेस नहीं बढ़ता, सिर्फ स्ट्रेन बटन खींच जाता है। डी पॉइंट के बाद हमारा एक्चुअल बिहेवियर दिखने चालू होता है, मतलब वहां पर बॉडी के अंदर आपको आपको आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसे आंखों से कि वहां पर इस पॉइंट पे अगर लोगे तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ हलचल शुरू हुई है अब। तो डी टू ई क्या करते हैं हम, इसे स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। डी टू ई क्या कहते हैं हम, डी2ई स्ट्रेन हार्डनिंग। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारे मोलिक्यूल्स इकट्ठा आने की वजह से वो मटेरियल और भी हार्ड हो गया और वहां से स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू हो गई, उस मटेरियल के अंदर और पावर आ गई और ताकत आ गई। और ई पॉइंट ऐसा पॉइंट आता है कि वो मटेरियल सारे के सारे मोलिक्यूल्स इकट्ठा आने की वजह से उस बॉडी के अंदर ज्यादा स्ट्रेस लेने की क्षमता आ गई। और ई पॉइंट ऐसा आता है कि वहां पर सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस वो ले सकता है वो बॉडी। वो जब बॉडी स्ट्रेन हार्डनिंग होती है तब सबसे ज्यादा वो स्ट्रेस वहां पर ले सकता है। तो उसके पॉइंट को क्या कहते हैं हम, ई पॉइंट। उसे क्या कहते हैं, अल्टीमेट पॉइंट। ओके, अल्टीमेट पॉइंट। अब और अल्टीमेट पॉइंट पे हम यहाँ पर डिजाइन में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, हमें ज्यादा से ज्यादा नहीं, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम, हम क्या कर सकते हैं कि मिनिमम कितना लोड ले सकता है वो मिनिमम। ओके, उसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। तो ई पॉइंट पे है जो हम यूज नहीं करते डिजाइन के स्ट्रक्चर में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि डक्टिलिटी कम हो जाती है उस बॉडी की। डक्टिलिटी क्यों हो जाती है, कम हो जाती है, और ब्रिटलनेस ब्रिटलनेस बढ़ रहा होता है। ब्रिटलनेस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो मटेरियल बहुत हार्ड हो रहा है ना, स्ट्रेन हार्डनिंग हम कह रहे हैं, तो मटेरियल बहुत हार्ड हो रहा है। तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट आता है कि वहां पर मटेरियल डक्टाइल नेचर छोड़ के वो ब्रिटल नेचर में आता है। और ब्रिटल नेचर आने की वजह से अब क्या हो रहा है कि एडिशनल स्ट्रेन जो है, हम और भी स्ट्रेन लगा रहे हैं, और एडिशनल स्ट्रेन की वजह से क्या हो रहा है कि ये बॉडी फ्रैक्चर पॉइंट तक आ गई। मतलब उस बॉडी के अंदर जो कप कोन शेप आपने पढ़ा होगा, कप कोन शेप। ओके, तो कप कोन शेप जो आता है तो कहां पर आता है, फ्रैक्चर पॉइंट पे। ई पॉइंट के बाद क्या होता है, ई पॉइंट के बाद मटेरियल किस नेचर में आ गया, डक्टिलिटी उसने छोड़ दी, अब वो किस नेचर में आ गया, वो ब्रिटल नेचर में आ गया। और ब्रिटल नेचर में आपको पता है, ब्रिटल नेचर में आने के बाद क्या होता है, डायरेक्टली फ्रैक्चर होता है। और फ्रैक्चर कैसा होता है, कप एंड कोन शेप में। ओके, कप एंड कोन शेप में। अब देखिए यहां पर आपको लगता होगा कि ये ग्राफ नीचे क्यों आ गया, ग्राफ नीचे क्यों आ गया, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ नीचे क्यों आया। अब ये जो है इंजीनियरिंग, जब थ्योरेटिकली आप जब देखते हो तो थ्योरेटिकली ग्राफ नीचे आता है, बट अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वहां पर स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है, राइट। ज्यादा ताकत की वजह से तो टूट रहा है ना, वो डक्टाइल मटेरियल है, तो ज्यादा ताकत लगेगी, हार्ड है, ज्यादा ताकत लगेगी, स्ट्रेस ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा स्ट्रेस पे वो टूटता है। एक्चुअली ऐसा होता है। ओके, फ्रैक्चर पॉइंट, एक्चुअल फ्रैक्चर पॉइंट ये है इंजीनियरिंग मतलब थ्योरेटिकल बेसिस पे। थ्योरेटिकल बेसिस पे हमने इसका निकाला है। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स है, देखिए मैंने कुछ इसके पॉइंट्स है कि हम उस पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं पहले से। ओके, अब देखिए अपर यील्ड पॉइंट का कुछ, हाँ ओके, अपर यील्ड पॉइंट का जो ए है, ये ग्राफ जो है रेसिडुअल स्ट्रेन आपको बताया था। अब यहाँ पर कितना होता है, 0.2%। ओके, 0.2% इतना होता है, उतना ही रिकवर हम रेसिडुअल स्ट्रेन है हमारा, इतना परमानेंट हो जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन इतना हो जाता है। ओके, और सी के बाद ये सारा का सारा ये कितना है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है। ओके, ये सारा का सारा परमानेंट डिफॉर्मेशन है। ओके, यहां से अगर लोड रिमूव करोगे तो ये इतना सिर्फ ग्राफ देगा। और फिर इसके कुछ और पॉइंट्स है, देखिए लिख लीजिएगा ये पॉइंट्स। देखिए अब लोअर यील्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसे दूसरा भी नाम है यील्ड प्लेट्यू, इसे क्या कहते हैं हम, यील्ड प्लेट्यू भी कहते हैं। और यहाँ पर जो यील्ड मतलब यील्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 250 न्यूटन पर मीटर, मिलीमीटर है कि मीटर है, मिलीमीटर स्क्वायर। ओके,
250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर लोअर एंड पॉइंट पे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर सी डैश है ना, सी डैश, सॉरी सॉरी, सी डैश है, ओके, सी डैश। सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस जो है 250 न्यूटन पर मिलीमीटर होता है, कहां पर, लोअर यील्ड पॉइंट पे, ओके, 2050। और कॉम्प्रेशन में कितना होता है, कॉम्प्रेशन में होता है 263 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। कॉम्प्रेशन में कितना होता है, 263 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ओके। और देखिए यहां से यील्डिंग हमारी शुरू होती है। मैंने क्या बताया था कि एक्चुअली हमारा ग्राफ जो है, हम सिर्फ इतना देखना चाहते हैं, इतना ग्राफ हम देखना चाहते हैं, ओके। ये हमारे काम का है, इतना ग्राफ हमारे काम का है, ये किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ इनिशियल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल है, इतना, ओके। हमारा एक्चुअली यहां से हम ग्राफ को देखना शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर इस पॉइंट पे डी डी डी, ओके, सी डैश पे जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है, स्ट्रेन की वैल्यू सी डैश पे, अगर देखिए मेरी लेंथ इतनी यल है, ओके, एक्चुअल लेंथ यल है, और मेरी कुछ डेल्टा एल इतना यल, ओके, इस स्ट्रेन की वैल्यू है, ओके, एक्चुअल स्ट्रेन की। अगर मैं कहूं कि इस सी डैश पॉइंट पे जब डिफॉर्मेशन, जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, तब उसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितना परसेंट वो डिफॉर्म होता है एट सी डैश पॉइंट पे, मतलब इनिशियल पोजीशन इतना यल था, ओके। अब देखिए अगर ये 1% है, ओके, अगर मेरा स्ट्रेन यहां पर 1% है, तो इस स्ट्रेन के कितने कंपैरिजन में सी डैश की वैल्यू होगी, तो यहां पर स्ट्रेन, यहां सी डैश पे स्ट्रेन की कितनी वैल्यू होगी, 1.4%, ओके, कितना होगा, 1.4%। फिर सी, ओके, 1.4% एंड सी डैश पे, ओके, सी डैश पे एप्सिलॉन सी पर कितना होगा, 0.12, मतलब एक्चुअल से ज्यादा, यहां पर एक्चुअल तो इतना ही है, 1% है, पर उससे ज्यादा कितना होगा सी डैश पे, सी डैश पे कितना होगा, 1.4%, सी पे कितना होगा, 0.12%। और ओके, अल्टीमेट पॉइंट पे, तो अल्टीमेट पॉइंट तो कुछ काम का है ही नहीं, क्योंकि वहां पर सारा का सारा जो डक्टाइल से ब्रिटल मटेरियल में कन्वर्ट होता है, तो हमें किस काम का नहीं है वो। अब ओके, तो हमने देख लिया सब कुछ। और यहां पर जो फ्रैक्चर स्ट्रेन होता है वो इस स्ट्रेन से कितना ज्यादा होता है, 25%, 25% इतना स्ट्रेन वो दिखाता है यहाँ पर, मतलब बॉडी पूरी की तरह, मतलब अगर यल, मेरी लेंथ यल है, ओके, मेरे बॉडी की लेंथ यल है, यल प्लस 25% डेल्टा यल, ओके, इतना वो स्ट्रेन दिखाता है यहां तक आने तक, ओके, यहां तक डेल्टा यल क्या है, यल 25, 0.25 यल प्लस 0.25 यल, इतना वो स्ट्रेन फ्रैक्चर पॉइंट तक दिखाता है, ओके। तो हमने आज देख लिया कि एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है माइल्ड स्टील का। और हाँ, एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ए एंड बी माइल्ड स्टील के लिए वो बहुत क्लोजर होते हैं। ए एंड बी मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इलास्टिक लिमिट आर क्लोजर, इतना क्लोजर हो सकते कि वो बहुत क्लोजर होते हैं, बहुत मतलब बहुत। और यहाँ पर उन्होंने माइल्ड स्टील के लिए जो हुक्स लॉ था, हुक्स लॉ उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि ए एंड बी क्लोजर होने की वजह से उन्होंने क्या कहा था कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके, ये पॉइंट है, ये याद रखिएगा। तो धन्यवाद आप सभी का ये लेक्चर देखने के लिए।